अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। स्ट्रेस के चैप्टर में आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है गैस जनरल एडाप्शन सिंड्रोम। स्ट्रेस तकरीबन हर किसी की लाइफ में होता है और हम अपनी लाइफ से हर सिंगल स्ट्रेसर को रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए स्ट्रेस को मैनेज ज़रूर कर सकते हैं। और स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्ट्रेस से मेंटल फटीग, इरिटेबिलिटी, इंसोमिया जैसे प्रॉब्लम्स डेवलप होते हैं। नॉर्मली हम स्ट्रेस के फ़िज़िकल इफ़ेक्ट को जानते हैं, लेकिन हम स्ट्रेस की डिफरेंट स्टेजेस से अवेयर नहीं होते। उन स्टेजेस को गैस कहा जाता है या जनरल एडाप्शन सिंड्रोम कहा जाता है। जब हम स्ट्रेस की डिफरेंट स्टेजेस को जान जाते हैं और ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमारी बॉडी किस तरह इस स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करती है, इन स्टेजेस में किस तरह बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, तो हम इजीली अपने अंदर क्रोनिक स्ट्रेस के सिम्टम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो गैस होता है ना, जनरल एडाप्शन सिंड्रोम 3 स्टेजेस प्रोसेस होता है जो कि हमारी बॉडी में होने वाले फिजियोलॉजिकल चेंजेस को डिस्क्राइब करता है। जब भी हम किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन से गुजर रहे होते हैं तो ये हमें क्या करता है, अवेयर करता है। ये कॉन्सेप्ट दिया था हैंस सीले ने, और उसके मुताबिक हैंस सीले के मुताबिक थ्योरी अडॉप्टेड एंड डेवलप्ड बाय सीले दैट suggested that a person response to a stressor consists of 3 stages: alarm and mobilization, resistance, exhaustion। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट उसने दिया था रैट्स पे एक्सपेरिमेंट करने के दौरान। जो हैंस सीले था वो डॉक्टर भी था और रिसर्चर भी था। जब उसने रैट्स पे एक्सपेरिमेंट किया तो उसने देखा कि रैट्स में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं और उन फिजियोलॉजिकल चेंजेस को उसने 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हम बात करेंगे अलार्म्स एंड मोबिलाइजेशन की। अलार्म एंड मोबिलाइजेशन इस स्टेज में होता ये है कि जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है या कोई भी डेंजरस इवेंट होता है तो हमारी बॉडी में एक अलार्म बज जाता है जो हमारी बॉडी को अलर्ट करता है। हमारी बॉडी अलर्ट हो जाती है, फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स आ जाती हैं, जैसे कि हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, और जो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं वो स्ट्रेस हार्मोन को इंक्रीज़ कर देते हैं, यानी कॉर्टिसोल को रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, यानी फ़ाइट और फ्लाइट का जो रिस्पॉन्स है ना वो स्टार्ट हो जाता है, जो हमारी बॉडी को एक्टिव करता है, अलर्ट करता है। फ़ाइट और फ्लाइट के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ। फ़ाइट और फ्लाइट जो है ना वो नेचर रिस्पॉन्स होता है। जब भी हम किसी डेंजर सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं तो बॉडी को ये प्रिपेयर करता है और बॉडी को अलर्ट करता है कि वो खुद को डेंजरस इवेंट से बचा ले। ठीक है, जो अलार्म एंड मोबिलाइजेशन होता है ना ये एनर्गाइज कर देता है, जो है ना सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को एनर्गाइज कर देता है और एक पर्सनस की हेल्प करता है जो स्ट्रेसर से कोप करने के लिए। ठीक है, और अगर एक इंडिविजुअल जो होता है ना इससे नहीं कोप कर सकता तो वो क्या करता है, वो दूसरी सिचुएशन में चला जाता है, रेजिस्टेंस में चला जाता है। रेजिस्टेंस में क्या होता है, इसमें इंडिविजुअल स्ट्रेस को रेजिस्ट कर रहा होता है सिचुएशन को, उसको रोक रहा होता है, अपना स्ट्रेस आने से क्या करता है, रोक रहा होता है ताकि वो इसको हैंडल कर सके, इसको टैकल कर सके और बॉडी खुद को रिपेयर करना स्टार्ट कर दे। अगर स्ट्रेस शॉर्ट टाइम का है और इंडिविजुअल इसको ओवरकम कर रहा है तो बॉडी के फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं, बॉडी खुद को रिपेयर करना शुरू कर देती है, यानी हार्मोन रेट जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, हाँ जो हार्ट बीट होती है वो नॉर्मल हो जाती है। लेकिन कुछ लॉन्गर पीरियड होते हैं ना, स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है तो वो कंटिन्यू रहती हैं, तो बॉडी कॉन्टीन्यूसली स्ट्रेस जो हार्मोन है ना वो रिलीज़ करती रहती है और इससे क्या होता है, इससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है और हम समझते हैं कि हम स्ट्रेस को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज इसके बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, बिल्कुल उलट होते हैं। और अगर ये लंबे अरसे तक रहें तो इंडिविजुअल क्या करता है, एग्जॉशन में चला जाता है। ठीक है, मतलब अगर रेजिस्ट नहीं कर पाया ना स्ट्रेस को तो वो थर्ड स्टेज में चला जाएगा। थर्ड स्टेज क्या है, जब इंडिविजुअल स्ट्रेस को रेजिस्ट नहीं कर पाता तो वो उसको टैकल नहीं कर पाता तो वो एग्जॉस्ट हो जाता है, थक जाता है। ठीक है, प्रोलॉन्ग एग्जॉशन हो जाती है और क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से होती है वो। जब हम लंबे टाइम तक स्ट्रेस के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो हमारी इमोशनल, मेंटल
और जो फिज़िकल एनर्जी होती है ना वो ड्रेन होना शुरू हो जाती है और बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं रहती कि वो स्ट्रेस से फ़ाइट कर सके, जिसकी वजह से इंडिविजुअल क्या करता है, होपलेस हो जाता है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से फटीग, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी बीमारियाँ आती हैं और इम्यून सिस्टम जो है ना वो ख़राब हो जाता है। और एग्जॉशन की वजह से क्या होता है, फिज़िकल इलनेस होती है और साइकोलॉजिकल सिम्टम जो है ना वो जन्म लेना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद इनएबिलिटी हो जाती है, डिसोरिएंटेशन हो जाती है, रियलिटी से जो इंसान का तल्लक है वो ख़त्म हो जाता है, वो कहीं अपनी ही दुनिया में रहना शुरू कर देता है एग्जॉशन की वजह से। उसके बाद इसकी स्टेज ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, इसमें बिल्कुल वही है जो मैं बता चुकी हूँ। अलार्म एंड मोबिलाइजेशन में क्या होता है, मीटिंग होती है और रेजिस्टेंट स्ट्रेसर होता है, रेजिस्टेंस में कोपिंग होती है स्ट्रेस के साथ, और रेजिस्टेंस से स्ट्रेसर होता है, रेजिस्टेंट टू स्ट्रेसर होता है। एग्जॉशन में क्या होता है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आना शुरू हो जाती हैं और इलनेस हो जाती है। अगर रेजिस्टेंस को कोप ना किया जाए तो थर्ड स्टेज में आ जाता है। जो एग्जॉशन होती है ना वो अलाउ करती है कि स्ट्रेस से खुद को महफूज किया जा सके। एग्जॉशन अलाउ पीपल टू अवॉइड अ स्ट्रेसर, जैसे कि एग्जांपल्स दिया उन्होंने कि अगर एक इंसान है वो काम कर रहा है, ठीक है, और वो ज़्यादा काम करके थक चुका है, तो वो खुद को एक्सक्यूज कर सकता है अपनी ड्यूटी से, मतलब थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करे खुद को, जब तक वो इस स्ट्रेसफुल कंडीशन से निकल जाए तब तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे डाल के तो खुद ज़रा रिलैक्स करे तो उसका स्ट्रेस ख़त्म हो सकता है। उसके बाद इसकी कंक्लूजन आ जाती है, गैस हैज़ सब्सटेंशियल इम्पैक्ट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेस, सीलेस थ्योरी हैज़ नॉट गॉन अनचैलेंज्ड। सबको इसने मतलब कि सब ने इसकी थ्योरी को प्रूव नहीं किया था। कुछ ने कहा कि ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स की वजह से होता है, इंसान जो अपने अंदर जो स्ट्रेस की को फील करता है वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स की वजह से होता है। ठीक है, कुछ जो थे साइकोलॉजिस्ट उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है, लेकिन कुछ ने इसे एक्सेप्ट किया और कुछ ने ये कहा कि ये डिफरेंट होते हैं। जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जैसे कि हम इसकी एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं इसकी स्टेजेस की, कि एक स्टूडेंट है, अगर उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट होगा तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले फर्स्ट उसके अंदर ना अलार्म बजेगा एक कि उसने क्या करना है, उसकी तैयारी करनी है, उसका बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट है। ठीक है, वो तैयारी स्टार्ट करेगा और अगर वो उसे अच्छे तरीके से कर पाएगा, ठीक है, अगर वो स्ट्रेस में कर पाएगा तो वो अलार्म में ही रहेगा और अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेगा। अगर वो नहीं कर पाएगा तो वो रेजिस्टेंस में चला जाएगा, और अगर वो खुद को कोप नहीं कर पाएगा स्ट्रेसफुल सिचुएशन के साथ, उसका स्ट्रेस इंक्रीज़ होता जाएगा तो क्या करेगा, एग्जॉशन में चला जाएगा। उसके बाद जो स्ट्रेस होता है ना वो अनप्लेजेंट होता है, लेकिन जो जनरल एडॉप्शन सिंड्रोम है ना इम्प्रूव कर सकता है इसे, कि किस तरीके से हमारी बॉडी स्ट्रेसेस को रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, और उसके बाद इसीलिए इसी की इफ़ द स्ट्रेसर इज सेम एज अनप्लेजेंट आउट ऑफ एन ऑर्डिनरी एंड पार्टिसिपेटेड, दिस परस्पेक्टिव है लेड टू एन इंक्रीज्ड। ठीक है, ये पर कुछ खिलाफ थे इस थ्योरी के कि कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे लेकिन कुछ एक्सेप्ट कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने न्यूरो इम्यूनोलॉजी थ्योरी पे ना ज़्यादा फोकस किया था। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मज़ीद वीडियो के लिए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।